हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनवी क्लासेस। आज की क्लास में बात करें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट 4 मार्च 2023 शिफ्ट 2 के पेपर की। हम इन पेपर को सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन को आप समझ पाएं और उन क्वेश्चन के आधार पर आप उन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएं। तो हमारा मकसद केवल आंसर जानना ही नहीं, प्लस उनको एक्सप्लेन करना भी है ताकि उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन में आपको आसानी हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT 4 मार्च 2023 शिफ्ट हो। इससे पहले के पेपर भी अपलोड हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और पेलोड वितरित होने तक निष्क्रिय रहता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि कंप्यूटर मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और एक पेलोड वितरित होने तक निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब डीएक्टिवेट। पेलोड वितरित होने का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर जो है, ये जो वायरस है आपकी मेन मेमोरी यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रैम में आ जाता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ये रैम पे लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही, और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस तरह के वायरस को हम बोलते हैं रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट का मतलब होता है रहना। इस तरह से आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है और कब आता है मेमोरी के अंदर, जब पेलोड वितरित होने तक ये क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। ब्राउजर हाईजैकर क्या होता है? ब्राउजर का मतलब होता है जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे गूगल क्रोम का यूज़ करते होंगे, मोबाइल्स में भी क्रोम ब्राउज़र आता है, इसके अलावा और भी ब्राउज़र्स आते हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। इससे पहले मोबाइल्स में यूसी ब्राउज़र आता था। तो ब्राउज़र जिस पर आप इंटरनेट चलाते हैं, उस ब्राउज़र को किसी भी तरह की प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या होती हैं, जो एक्सटर्नल प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं, वो प्लगइन ऐड कर कर हाईजैक करने की अगर कोशिश की जाए। हाईजैक करने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके क्रोम पे एक प्लगइन ऐड कर दी। अब वो प्लगइन क्या कर रहा है, बार बार आपको रैंडमली ऐड दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, ये बार बार कोई पॉपअप मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब आपके उस क्रोम पर किसी और का अधिकार हो गया है। इस तरह से आप जो भी जानकारी भर रहे हैं वो भी शायद किसी और के पास जा रही हो। हाईजैक करना, एक तरह से उस पर अपना कब्जा करना आपके ब्राउजर पे, ये भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसके लिए प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं, या कुछ लोग फेक ब्राउजर भी इंस्टॉल करवा देते हैं आपके कंप्यूटर में और आपको लगता है आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, बट वो होता फेक है। वेब स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रिप्ट में क्या होता है, आप जो वेबसाइट खोलते हैं उस वेबसाइट के जरिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोली, कोई वेबसाइट आपने लिंक किया, वेबसाइट ओपन होने के बाद उस वेबसाइट पे कई सारे बटन्स होते हैं। जैसे कि एक बटन है डाउनलोड नाउ, एक बटन होगा क्लिक हेयर, एक बटन होगा वॉच वीडियो। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रिप्टेड वेब स्क्रिप्ट लगी होती है। ठीक है, वेब स्क्रिप्ट लगी होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वेब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, और एग्जीक्यूट होने के बाद पर्टिकुलर वो एक्शन परफॉर्म करती है जिस काम के लिए इसको बनाया गया था। जैसे मान लीजिए इस पर कुछ डाउनलोडिंग लिंक्स होंगे तो कुछ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या फिर मान लीजिए आपको एक ऐसे पेज पे पहुंचा देंगे जो बिल्कुल सिमिलर होगा किसी फेमस वेबसाइट से। वहाँ पे जैसे आप अपने डिटेल्स भरेंगे तो आपका डेटा चोरी हो जाएगा वहाँ से। जैसे कि बैंकिंग साइट हो सकती है, या कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी हो सकती है। आपको लगेगा आप लॉगिन फेसबुक पे कर रहे हैं बट गलत जगह कर रहे होंगे। तो वेब स्क्रिप्टिंग क्या करती है, एक छोटे से कोड बना बना के रख देते हैं बटन्स पे। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं वो स्क्रिप्ट जो है रन हो जाती है। फाइल इन्फेक्टर क्या होता है, जो फाइल इन्फेक्ट हो जाती है तो वो है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका आंसर है रेसिडेंट वायरस। दो तरह के वायरस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वायरस आते हैं, ये रेसिडेंट वायरस है। वायरस का पूरा एक वीडियो मैंने बनाया अपने चैनल पे, आप उसको देखें, उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कमांड लिनक्स में आपकी चालू वर्किंग डायरेक्टरी का पूर्ण नाम दिखाता है? तो एब्सोल्यूट पाथ। लिनक्स, लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपके कंप्यूटर पे विंडोज होता है ना, ऐसे लिनक्स होता है। एक और होता है यूनिक्स, ठीक है। और एंड्रॉइड मोबाइल में होता है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए बनाया गया है। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें एक लिनक्स भी है। लिनक्स में एक कमांड होती है चालू वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि प्रिंट, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से आप पता कर सकते हैं कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो PWD इसका सही आंसर है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। MKDIR से तो डायरेक्टरी बना सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए आप मेरा MS-DOS का प्लेलिस्ट देख लीजिए, MS-DOS का मैंने समझा है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप स्टार्ट पे रन पे जाइए, टाइप कीजिए CMD। ये विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है। लिनक्स के अंतर्गत जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है उसे हम कमांड प्रॉम्प्ट ना बोल के उसे हम बोलते हैं गिट बैश। उसमें भी ऐसी कमांड होती है जैसे कि इस MS-DOS में होती है विंडोज़ में। ठीक है, जैसे कि इसमें, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे ये मेरा पाथ बता रहा है कि अभी मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MD स्पेस फोल्डर का नाम। देखिए ये बोल रहा हूँ ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है, तो MD स्पेस XYZ3 नाम से मैंने बना दिया। देखिए फोल्डर बन चुका है। DIR से हम चेक करते हैं इसमें, तो XYZ3 नाम से देखिए डायरेक्टरी बन चुकी है। तो उधर गिटबैश में MKDIR से बनती है डायरेक्टरी।
ठीक है, इधर एमडी से बनती है। तो कुछ कमांड से आपको याद होनी चाहिए, तो मैं इनकी कुछ कमांड बता देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। तो मैं इधर लिख देता हूँ। विंडोज़ में अगर आपसे पूछा जाए, विंडोज़ में किस में, CMD यानी कि इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं डॉस, MS-DOS, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसमें सबसे पहली कमांड जो है वो है MD। इससे क्या बनती है, इससे डायरेक्टरी बनती है। डायरेक्टरी का मतलब समझिए आप फोल्डर, ठीक है, सरल शब्दों में क्या बोलेंगे हम इसे, फोल्डर। दूसरा जो इसमें कमांड है वो है DIR। इससे क्या होता है, इससे बनी हुई डायरेक्टरी और फाइल्स दोनों की लिस्ट आती है। इस तो DIR से केवल लिस्ट को देख सकते हैं, MD से डायरेक्टरी बना सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ। इसके बाद अगली जो होती है वो होती है CD। इसका मतलब होता है क्या, चेंज डायरेक्टरी। इससे हम किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। देखिए अभी आप कैसे फोल्डर के अंदर जाते हैं, डबल क्लिक करते चले जाते हैं, बट पहले के टाइम पे जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था वहाँ पे आपको CD लिख के जाना होता था। और आज भी MS-DOS यूज़ होता है, और आपके कंप्यूटर में डला भी हुआ है। स्टार्ट पे जाके बस आपको लिखना है CMD, तो आपका MS-DOS ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ये कमांड लगा के काम भी कर सकते हैं। तो CD से क्या होगा, आपका चेंज डायरेक्टरी आ जाएगा। और मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप डिटेल में जानना चाहें तो वीडियो जरूर देखें, MS-DOS का प्लेलिस्ट में है। तो CD चेंज डायरेक्टरी बनेगा। और DEL से क्या होंगी, आपकी फाइलें डिलीट होंगी। डिलीट होंगी क्या, फाइलें वो होती हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। और एक और होता है इसमें RD से होता है रिमूव डायरेक्टरी। इससे डायरेक्टरी डिलीट होती है। डिलीट इससे भी होता है, लेकिन क्या डिलीट होता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनती किससे, MD से। फाइलें किससे बनती है, फाइलें बनती है कॉपी कॉन से, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, बहुत है। इससे डायरेक्टरी बनती है। डायरेक्टरी बनाने के लिए MD, मेकिंग डायरेक्टरी। DIR से आप लिस्ट देखते हैं डायरेक्टरी और फाइल दोनों की। चेंज डायरेक्टरी से किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं जो आपने बनाया। डेल से फाइल डिलीट करते हैं। और RD से रिमूव डायरेक्टरी डिलीट करते हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, याद रखें। और कॉपी कौन से फाइलें क्रिएट होती है। तो ये कुछ विंडोज की कमांड है। इधर बात करें लिनक्स के अंतर्गत हम, तो लिनक्स में पहली कमांड होती है LS। यहाँ पे DIR होती है लिस्ट देखने के लिए, यहाँ पर LS होती है। यहाँ पर CD होती है, यहाँ पर भी CD होती है डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे MD से बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं MKDIR, है ना। यहाँ पे आपको ये लिखना होगा MKDIR। इसके अलावा यहाँ पर RD रिमूव है, यहाँ पे भी सेम है रिमूव। और यहाँ पे एक नई कमांड है PWD से प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हम देख सकते हैं। बस इसमें इतना याद रखें। अगला है यहाँ पर SQL का पूर्ण रूप क्या है। तो SQL क्या है, SQL एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास पाइथन, C++, जावा होती है, ऐसे SQL भी एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज क्या काम करती है, आपको डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में रखे डेटा को एक्सेस करने का, उस डेटा को सिलेक्ट करने का काम करती है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एक SQL लैंग्वेज तो डेटाबेस में रखे डेटा को एक्सेस करने का काम करती है। SQL का फुल फॉर्म याद रखें। और इसका काम होता है डेटा को एक तरह से सिलेक्ट करना। डेटा को यूज़ करने के लिए हम उसको बुलाते हैं अपने कंट्रोल प्रोसेसिंग के लिए, तो वहाँ SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगला है यहाँ पर MS एक्सेल में निम्न में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट फॉर्मेट में एक तारीख को एक सीरियल नंबर में बदलता है, जिसे MS एक्सेल तारीख के रूप में पहचानता है। तो MS एक्सेल निम्न में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट फॉर्मेट तारीख को एक सीरियल नंबर में बदलता है। तो पहले आपके पास एक, जैसे मान लीजिए आपके पास में डेट है 1 नवंबर 2023, ठीक है, ये आपके पास डेट है। अब ये डेट आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट से मतलब ये एक्सेल द्वारा अभी तक कन्वर्ट की नहीं गई है डेट के स्टाइल में, बस ये नॉर्मली लिखा हुआ है। तो आप इस लिखे हुए को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको बस लिखना होता है डेट वैल्यू, फॉर्मूला बराबर लाने का डेट वैल्यू और इसका नाम। जैसे ये मान लो A टूमर है, तो यहाँ पे लिख देंगे A2। और जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपको कुछ सीरियल नंबर मिल जाएंगे इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, इसको डेट फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने यही डेट सही फॉर्मेट में आ जाएगी, आएगी इसी फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे वो वाली डेट होगी जो डेटा फॉर्मेट के हिसाब से डेट टाइप होगा, ठीक है। ये टाइप क्या है, भी टेक्स्ट टाइप है। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। तो आप जाइए इसमें एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे मैं एक डेट लिख देता हूँ। देखिए एक्सेल तो एडवांस हो चुका है, तो ये ऑटोमेटिक डेट को डेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अभी जनरल में मैंने यहाँ पे लिखा 1/5/2023, ठीक है। तो ऑटोमेटिक देखिए इसमें स्लैश आ गया और देखिए ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार जब हम वेबसाइट से डेटा कॉपी करके लेके आते हैं या किसी और डेटा सोर्स से डेटा लेके आते हैं, तब वो कन्वर्ट नहीं होता है। उस केस में डेट वैल्यू कमांड का यूज़ किया जाता है। अभी मैं कैसे टेक्स्ट में लिखूँ, तो आप कोई भी डेट लिखेंगे ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, बस एक ये लगाना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। और अब आप कोई भी डेट लिखें, इसमें लिख दी 1, है ना, 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, ठीक। अब लेकिन आप ऐसी बहुत सारी डेट आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आप इसको इक्वल डेट वैल्यू कमांड लगाएंगे और B2 और क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, एंटर। तो देखिए सीरियल नंबर बदल गया। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेट फॉर्मेट बदल देंगे। तो डेट, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, जो भी ठीक लगे। देखिए ये हो गया। तो 10/1/2023, ठीक है। 10वां महीना है, 1 क्या है यहाँ पे तारीख है, और ये 2023। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा डेट वैल्यू। अगला है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसके उपयोग के माध्यम से है? तो बहुत ही सरल आंसर है, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम बात जब करते हैं तो कुछ भी कंप्यूटर को देना, कंप्यूटर का मेरा मतलब होता है यहाँ पे सीपीयू को। सीपीयू को हम कुछ भी देते हैं तो जिन भी डिवाइस से देते हैं तो इनपुट बोलते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, स्कैनर से भी दे सकते हैं, प्रिंटर से तो प्लाटर से नहीं दे सकते, लेकिन आम तरीके में हम क्या यूज़ करते हैं? कीबोर्ड। फिर हम स्कैनर से तो देते ही हैं, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे आम तरीके के बारे में पूछा है तो कीबोर्ड। 1 मेगाबाइट लगभग के बराबर होते हैं, तो ये तो हर बार पूछा जाता है, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। एक बिट जो होता है वो 2 डिजिट के बराबर होता है, 0 1, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनरी। एक बिट को एक तरह से बाइनरी भी बोला जाता है, याद रखें। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे एक बिट के बाद यहाँ पर आता है 4 बिट। 4 बिट क्या बनाते हैं? एक नेवल बनाते हैं। तो कोई पूछता है एक नेवल में कितने बिट होते हैं, तो आप आंसर करेंगे 4 बिट होते हैं। और कोई पूछता है 8 बिट, तो आप आंसर करेंगे 1 बाइट। या फिर 2 नेवल मिलके या एक बाइट मिलके क्या बनाता है? 8 बिट बनाता है। बस यहीं तक थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसके बाद सब सिंपल है। अब आप लिखेंगे केवी, ठीक है, केवी। तो एक केवी बराबर कितने होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। यानी 1024 बाइट्स मिलके एक केवी बनाते हैं। और आप बात करेंगे अगर एक एमबी, तो फिर 1024 एमबी मिलकर, सॉरी 1024 केवी मिलकर क्या बनाएंगे? आप एक एमबी। और इस तरह से क्रम चलेगा। क्रम कुछ ऐसा है, मैं इधर लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है बिट, बिट के बाद होता है नेवल, नेवल के बाद होता है बाइट, बाइट के बाद होता है यहाँ पे केवी, केवी के बाद होता है यहाँ पे एमबी, एमबी का होता है जीबी, जीबी का होता है टीबी, टीबी का होता है वाईटी, और ऐसे और भी होते हैं। यहाँ से तो 1024 से चलता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1024 केवी से एक एमबी, 1024 एमबी से एक जीबी, 1024 जीबी से एक टीबी, इस तरीके से। यहाँ पे आप याद रखें तो बिट में होते हैं 2 डिजिट 0 और 1, इसमें होते हैं 4 बिट, और इसमें होते हैं 8 बिट। बस इसके बाद सब सिंपल है। यहाँ पे पूछा है एक एमबी में, यानी कि एक एमबी में केवी नहीं पूछा, बाइट पूछा है। तो आप बस 1024 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1024, तो आपको आंसर मिल जाएगा एक बार में। तो इसका सही आंसर है 1 मिलियन बाइट्स। नीचे आते हैं यहाँ पर हम, उस प्रक्रिया का नाम क्या है का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा का मतलब है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, में निर्देशों की एक श्रृंखला को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मतलब निर्देशों की श्रृंखला को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो कैसे परिवर्तित करने की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है मशीनी लैंग्वेज में। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, मशीनी लैंग्वेज 0 और 1, ये हम सबको पता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। अगर आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, वो मशीन को समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए बीच में हमें लगाना होता है क्या? इसे हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर? जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, यानी एक तरह से क्या करे? ट्रांसलेट करे। और बात हो रही कंपाइलर की, तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज का वीडियो आप देख लें, उसमें और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है? कंपाइल करना, कन्वर्ट करना मशीनी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज से। असेंबलिंग क्या होती है? अगर हम यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा की जगह पर असेंबली भाषा बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज होती है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज को अगर हम मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें यूज होगा असेंबलर। क्या यूज होगा? असेंबलर, ठीक है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसे हम बोलते हैं असेंबलिंग करना, ठीक है। असेंबलिंग एक लैंग्वेज, असेंबलर एक कंपाइलर है यानी ट्रांसलेटर है, सॉफ्टवेयर ही एक तरह का जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का काम करता है। लोडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर, यानी कि इसे हम बोलते हैं सर्वर, और एक आपका कंप्यूटर है जिसमें आप काम करते हैं। अगर आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर कोई जानकारी रखते हैं, इसे बोलते हैं अपलोडिंग।
और इस कंप्यूटर से कोई जानकारी लेते हैं इसे बोलते हैं लोडिंग, यानी कि डाउनलोडिंग। ठीक है, तो आपके मोबाइल में अगर आप गाना डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड है, और आप यूट्यूब पे वीडियो रख रहे हैं तो वो अपलोडिंग है। तो सही आंसर क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को बदलने का काम जो होता है उसे बोलते हैं कंपाइलिंग। उच्च स्तरीय भाषा जब भी आए, हाई लेवल लैंग्वेज जब भी आए तो आपको कंपाइल ही लगाना है, और लो लेवल लैंग्वेज या मशीन असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर। अगला यहाँ पे ब्लू रे डिस्क प्रकार के डिस्क है, तो ऑप्टिकल टाइप डिस्क है, ये आपको याद रखना है। ब्लू रे डिस्क किस प्रकार डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मिश्रित बस है जिसमें नियंत्रण रेखा यानी कंट्रोल लाइंस रेखाएं पूरा करने विभिन्न इकाइयों को आदेश देती है, इससे स्टेटस लाइन पाई जाती है। भारी इकाइयों से कंट्रोलिंग बिट्स भी कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस एक स्ट्रक्चर होता है मेमोरी सीपीयू के अंदर। कंट्रोल बस एक मिश्रित बस है, इसमें नियंत्रण रेखाएं पाई जाती है ना, तो इसमें आप कंट्रोल बस याद रखें। कंट्रोल बस एड्रेस बस डेटा बस नहीं है, ये तीनों तो स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, बट कंट्रोल बस में वो नियंत्रण रेखा पाई जाती है, पूरा तरह से कंट्रोल करते हैं। बाकी आप कंट्रोल कंट्रोल पढ़ भी पा रहे हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंट्रोल बस एलसीडी में आरएस पिन की क्या भूमिका होती है? ये थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एलसीडी स्ट्रक्चर, जब हम एलसीडी की बात करते हैं तो उसके अंदर आरएस पिन होती है। ठीक है, आरएस पिन, तो आरएस का मतलब होता है रजिस्टर्ड सेलेक्टिव। आरएस का मतलब होता है रजिस्टर्ड सेलेक्टिव। अगर आरएस सेट कर दिया हमने जीरो पर, आरएस अगर जीरो पे सेट है तो इसका मतलब ये क्या है? ये कमांड कोड को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हमने आरएस यानी रजिस्टर सेलेक्टिव को 1 सेलेक्ट कर दिया तो डेटा रजिस्टर को सिलेक्ट कर रहा है। तो कमांड कोड को सिलेक्ट करना मतलब 0 और डेटा रजिस्टर को सिलेक्ट करना मतलब 1। तो यहाँ पे कमांड कोड और डेटा रजिस्टर दोनों की बात हो रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आरएस पिन में 0 का मतलब क्या है? कमांड कोड को सिलेक्ट करना, और आपसे पूछा 1 का मतलब क्या है? तो डेटा रजिस्टर को सिलेक्ट करना, ये इसका काम होता है आरएस रजिस्टर। पक एक स्लैंग है जिसका उपयोग उसको वर्णन करने के लिए किया था जिसे मूल एप्पल आईमैक के साथ शामिल किया गया था। तो यहाँ पे एप्पल ने एक हॉकी पक माउस निकाला था। माउस, ये माउस जो होता है वो थोड़ा सा गोल शेप में होता है इस तरीके से, तो इस तरह के माउस को हम पक माउस बोलते हैं। तो पक एक तरह के इस स्ट्रक्चर का नाम है ना। तो राउंड माउस जो होते हैं उन्हें हम पक माउस बोलते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पे भी राउंड माउस देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर मैं ऑनलाइन दिखाऊं तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये पक माउस आप देख रहे हैं, हॉकी पक माउस, जो कि एप्पल यूएसबी माउस जो आए थे उस टाइम पे यूज होते हैं। इसका नाम हॉकी पक था बिकॉज ऑफ यूज द सर्कुलर शेप, क्योंकि गोल होते थे इस तरीके से। तो पक किसको प्रेजेंट करता है? राउंड शेप माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार या मूलांक क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम बार बार पढ़ चुके हैं, बाइनरी 2 को प्रेजेंट करता है। सही आंसर है बाई। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 10, आप इसे 10 ना पढ़ ले, इसके लिए इसके बेस में क्या लगा देंगे 2, सामने वाला समझ जाएगा 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई नंबर लिखा है 7, अब ये कोई इसको डेसिमल ना समझ ले तो इसके नीचे 8 लगा दो, अगर डेसिमल में है तो उसके नीचे 10 लगा दो। तो नंबर सिस्टम 4 होते हैं। तो पहला होता है बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2। दूसरा होता है इसमें क्या? ऑक्टेल, ऑक्टेल का होता है 8। ठीक है, बाइनरी का होता है 2। और इसके बाद होता है डेसिमल, डेसिमल में तो नाम से ही है डेसिमल, यानी कि इसमें होते हैं 10। 10 कौन से होते हैं? 0 to 9, 0 to 9। और 8 कौन से होते हैं? 0 to 7। और 2 कौन से होते हैं? 0 और 1। और इससे बड़ा जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 16। कौन कौन से? 0 to 9, A to F। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद रखें, बाइनरी में 2, ऑक्टेल, और इसे भी याद रख सकते हैं ऑक्टेल, ऑक्टेल 8 है ना, डेसिमल 10। इसमें कहीं ना कहीं 8 का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ऑक्टेल, डेसिमल में 10 का आ रहा है, हेक्सा, हेक्सा डेसिमल 16 का आ रहा है। इस तरह से याद रह जाएंगे आपको, 4 ही होते हैं बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा विस्तार कार्ड या आईसी जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम सुना सकता है उसे हम बोलते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड दो तरीकों से आते हैं। एक आपका आता है यूएसबी साउंड कार्ड, यूएसबी साउंड कार्ड इस तरह की यूएसबी होती है, इसमें पीछे की तरफ यहाँ पे 2 पिने होती हैं गोल, इसमें लगता है एक माइक और एक में लगता है साउंड। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है, तो इसे हम साउंड कार्ड बोलते हैं। और एक साउंड कार्ड इंटरनली आता है जो कार्ड की शेप में आता है, ये भी मैं आपको एक बार ऑनलाइन दिखा देता हूँ, आपको इमेज याद रहेगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ साउंड कार्ड, तो देखिए कुछ इस तरह का होता है साउंड कार्ड, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यूएसबी की शेप में, यहाँ पे 2 पिनें होती हैं, एक माइक के लिए होती है और एक स्पीकर के लिए या हेडफोन के लिए आप लगा सकते हैं। देखिए ये माइक और ये हेडफोन, ऐसे ही एक साउंड कार्ड ये है। ये कुछ ऐसे ही आते हैं 250 300 के। अगर आपके कंप्यूटर में साउंड की प्रॉब्लम है तो आप साउंड कार्ड ला के उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर नहीं है या आपका साउंड कार्ड खराब हो गया हो। इसके अलावा एक और साउंड कार्ड आते हैं जैसे कि ये वाले जो
इंटरनली मदरबोर्ड से लगाए जाते हैं। तो इमेजेस में हम जाते हैं एक बार, ठीक है, ये वाले, ये सीधे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं और पीछे की तरफ ये पोर्ट निकल जाते हैं इस तरीके से। तो दो तरह से साउंड कार्ड आप देखने को मिल रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपके कंप्यूटर में अगर साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं आती स्पीकर लगाने पर भी, तो आप उसमें साउंड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, रास्टर स्कैनर सिस्टम में फ्रेम बफर मेमोरी क्षेत्र में सभी बिंदुओं के लिए सेट रखता है तो तीव्रता का मान रखता है। ठीक है, इसका सही आंसर है तीव्रता का मान रखता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे, आपको यह तय करने की सुविधा देता है कि कितने अवैध लॉगिन के बाद खाता लॉक होगा। लॉक होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पर लॉगिन करते हैं, एक बार आईडी डालेंगे और एक बार पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड गलत डल गया, एक बार और ट्राई करेंगे, फिर से गलत डल गया, एक बार और ट्राई करेंगे, फिर से गलत डल गया, तो अब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए, या फिर 48 घंटे के लिए, या फिर 10 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। मोबाइल में आप ज़्यादा पासवर्ड डालते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो अकाउंट लॉक थ्रेशोल्ड होते हैं। तो कितने अवैध लॉगिन के बाद आपको यह तय करने की सुविधा देता है कितने अवैध लॉगिन के बाद खाता लॉक होगा। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं खाता लॉक आउट थ्रेशोल्ड। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 3, 4, 5 या 10। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिक्स में पहली प्रक्रिया कंप्यूटर प्रणाली की बूटिंग के दौरान होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? ग्रब। देखिए GRUB, बहुत ही अजीब सा नाम है ग्रब, क्योंकि ग्रब का मतलब होता है एक कीड़ा, मतलब है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बात हो रही है। तो ग्रब का एक बूट लोडर है, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखें बूट लोडर। तो ग्रब का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ठीक है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूट होते समय ग्रैब ही उसको बूट करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में अगर जाएं ग्रैब के बारे में जानने के लिए, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ग्रैब। देखिए व्हाट इज ग्रैब इन यूनिक्स। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, टूल फॉर बूटिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड दैट डिफॉल्ट बूट लोडर फॉर सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल मतलब जो आपका, इधर समझाता हूँ। कर्नल क्या होता है, जैसे कि आपका ये है हार्डवेयर, इसके बीच में यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे लिनक्स हो या विंडोज, और फिर आपका कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले जो भी आपको दिखाता है। तो इसके बीच में यहाँ पे कर्नल होता है। कर्नल भी एक सॉफ्टवेयर टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट फाइलों को अपने पास पहले ही रख लेता है, ताकि जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करें तो कर्नल में ऑलरेडी फाइल होने के कारण कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट में क्या होता है, कर्नल में रखी फाइलें भी पूरी तरीके से हट जाती है। तो रीस्टार्ट में हमेशा थोड़ा टाइम लगेगा कंप्यूटर स्टार्ट होने में, जबकि शटडाउन जब आप करेंगे तो अगली बार कंप्यूटर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आप अगर एक बार देखिएगा, बहुत से स्टूडेंटों को रीस्टार्ट और स्टार्ट एक ही लगते हैं, बट रीस्टार्ट और शटडाउन एक ही नहीं है ना, ये आपको याद रखना है। रीस्टार्ट और शटडाउन में अंतर होता है। शटडाउन का मतलब होता है आपका कंप्यूटर बंद हो चुका है, आप चालू करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर पूरी तरीके से शट हो चुका है, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या अंतर है? शटडाउन में क्या होता है, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन कर्नल में फाइलें रखी रह जाती हैं। क्यों? ताकि जब अगली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करें तो कर्नल को वापस से लोड ना लेना पड़े और आपका कंप्यूटर थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो। जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्ट होने में आपके 15 सेकंड लगेंगे, यहाँ पे स्टार्ट होने में आपके 12 सेकंड लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट में पूरी तरीके से ये भी पूरी तरीके से खाली होता है और फिर स्टार्ट होता है। आपने नोटिस किया हो, जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर आपको हमेशा रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है। रीस्टार्ट इसलिए क्योंकि जब वो बंद होकर चालू होता है तो उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें या नए सॉफ्टवेयर की फाइलों को भी इसमें वो ऐड कर लेता है, ताकि अगली बार जब आप MS ऑफिस या कोई भी एप्लीकेशन खोलें वो जल्दी से ओपन हो जाए। तो शटडाउन रीस्टार्ट में अंतर होता है, पूरी तरीके से रीस्टार्ट होता है, इसमें कर्नल में कुछ फाइलें फिर भी रह जाती हैं। तो ग्रब क्या काम करता है? ये भी वही काम करता है, जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसकी फाइलों कर्नल में रख देता है ना। तो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर इसका फुल फॉर्म है। बूटिंग के दौरान ये शुरू हो जाता है। और हमारे विंडोज़ में क्या यूज़ होता है, इसमें हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पावर ऑन होते ही सेल्फ स्टार्ट होता है, जो किसको चेक करता है? बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये प्रोग्राम इंस्टॉल कहाँ होता है? ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता है रोम पर। तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रोम में जो प्रोग्राम है वो लोड होकर रैम पे आ जाता है, ठीक है। और वो कौन सा है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो बायोस को चेक करता है। अगर मान लो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, CPU, फैन या कोई भी हार्डवेयर अच्छे से कनेक्ट नहीं है तो ये एरर दे देगा और स्टार्ट नहीं होगा। सब कुछ ओके है तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जब शुरू होता है तो उसे हम बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग के दौरान ये चेक करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सही से कनेक्ट है या नहीं। और ये प्रोग्राम का इंस्टॉल होता है रोम पर और लोड होकर कहाँ जाता है? रैम पर, ठीक है। उसके बाद जब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ लिखा आता है,
वो फिर हार्ड डिस्क से डेटा आना शुरू हो जाता है, उसके बाद बूटिंग का काम खत्म हो गया। और सेम यही चीज़ होती है यहाँ पर लिनक्स, जिसे हम GRU भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में कौन सा एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर की बात हो रही है और प्रिंटर तो बिल्कुल इसमें तो कोई समझ वाली बात नहीं, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर है। एक भाषा प्रोसेसर, भाषा प्रोसेसर मतलब भाषा को प्रोसेस करे, ठीक है। तो एक्सेल, पेंट, विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेंट एक यूटिलिटी, पेंट एक एप्लीकेशन है जिसमें हम पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम, यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम डेटा को मैनेज करते हैं। भाषा प्रोसेसर की बात करें तो इंटरप्रेटर ही है। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो कंपाइलर करता है। कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, यानी कंपाइलर भी सेम काम करता है, इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में मान लो आपने 10 लाइन लिखी, तो 10 लाइनों को एक बार में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। यहाँ पे अगर आपने 10 लाइन लिखी तो पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, एक एक लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी क्या, एक तरह का कंपाइलर ही हम बोल सकते हैं, लेकिन ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, एक भाषा प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, समांतर पोर्ट किसका भाग है। तो समांतर पोर्ट किसका भाग होता है, मदरबोर्ड का। पोर्ट्स होते हैं ना आपके पास, सीरियल पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, तो उसी में ये बात पूछी जा रही है कि ये किसका है। तो पैरेलल पोर्ट्स जो होते हैं वो मदरबोर्ड के टाइप। पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, मेमोरी, कैबिनेट, प्रोसेसर का भाग नहीं। प्रोसेसर में थोड़ा ना कोई पोर्ट होता है, ना मेमोरी में होता है। मदरबोर्ड में सारे पोर्ट होते हैं, तो पैरेलल पोर्ट भी किसका भाग है, मदरबोर्ड। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो हम इससे आगे क्वेश्चन बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।